नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं की अहम सुर्खियां। 15वां रोजगार मेला, 51,000 युवाओं को बांटे गए जॉब लेटर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए प्रधानमंत्री, कहा युवाओं के लिए अवसरों का समय। 5 मई को शिमला आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव ने बुलाई मीटिंग। एसपीजी भी छरबड़ा पहुंची। दिल्ली में बोले आरएसएस मोहन भागवत, राजा का धर्म अपनी प्रजा की रक्षा करना है। जिनका सुधार नहीं हो सकता है उनका वहां भेज देते हैं जहां उनका कल्याण हो। जम्मू कश्मीर में 6 आतंकवादियों के घर ब्लास्ट से गिराए गए। टीआरएफ बोला पहलगाम हमले में हमारा हाथ नहीं। पाकिस्तानी पीएम बोले निष्पक्ष जांच को तैयार। गुजरात में 500 से ज्यादा बांग्लादेशी हिरासत में। हरियाणा में 460 पाकिस्तानियों को निकालने का आदेश। अटारी बॉर्डर से भेजे जा रहे हैं। 24 राज्यों में आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने का अलर्ट। पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। सिक्किम में फंसे 1000 पर्यटकों को निकाला गया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देश इस समय बदले की आग से जल रहा है। पाकिस्तान से आए नापाक आतंकियों ने पहलगाम में धर्म पूछकर हिंदुओं को गोली मारी तो पूरा देश इसके विरोध में प्रदर्शन पर उतर आया। साथ ही आतंकियों और उसको पालने वाले पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की मांग हो रही है। देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं, पुतले फूंके जा रहे हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बीजेपी युवा मोर्चा के नेता अमित त्रिपाठी ने भाजपा कार्यालय के बाहर सपा को लेकर तीखा पोस्टर लगवाया है, जिसमें लिखा है कि शर्म करो अखिलेश यादव जी। पोस्टर में अखिलेश यादव पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने माफिया मुख्तार अंसारी की मौत पर तो संवेदना जताई, लेकिन जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए उत्तर प्रदेश के युवक शुभम द्विवेदी के परिवार से मिलने तक नहीं गए। पोस्टर में सवाल उठाया गया है कि क्या अखिलेश यादव की भावनाएं सिर्फ अपराधियों के लिए ही हैं? क्या उन्हें हिंदुओं के दर्द से कोई सरोकार नहीं है? वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के सीनियर नेता लक्ष्मण सिंह ने बड़ा बयान देकर सियासत गरमा दी। लक्ष्मण सिंह ने कहा कि सीएम उमर अब्दुल्ला आतंकियों से मिले हुए हैं। कांग्रेस से सीनियर नेता लक्ष्मण सिंह ने राहुल और रॉबर्ट वाड्रा को भी सोच समझकर बोलने की नसीहत दे डाली। ये रिपोर्ट देखें। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद जहां पूरे देश में प्रदर्शन और गुस्सा देखने को मिल रहा है, वहीं यूपी की सियासत में भी हिंदू मुसलमान का खेल जमकर हो रहा है। जहां एक तरफ बॉर्डर पर भारत पाकिस्तान के बीच भारी तनाव है, तो वहीं 26 की मौत का बदला ही हर तरफ मांग उठ रही है। जगह जगह प्रदर्शन और पुतले फूके जा रहे हैं। तो वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ में सियासी दलों के पोस्टर वार के साथ नेताओं में जुबानी जंग भी देखने को मिल रही है। लखनऊ में एक बार फिर सियासी तापमान बढ़ गया है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच पोस्टर वार शुरू हो गया है। बीजेपी युवा मोर्चा के नेता अमित त्रिपाठी ने शनिवार को लखनऊ स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय के बाहर एक तीखा पोस्टर लगवाया, जिसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को सीधे तौर पर घेरा गया है। पोस्टर में अखिलेश यादव पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने माफिया मुख्तार अंसारी की मौत पर संवेदना जताई, लेकिन जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए कानपुर के युवक शुभम द्विवेदी के परिवार से मिलने तक नहीं गए। पोस्टर में सवाल उठाया गया कि क्या अखिलेश यादव की भावनाएं सिर्फ अपराधियों के लिए ही हैं? क्या उन्हें हिंदुओं के दर्द से कोई सरोकार नहीं? बीजेपी द्वारा लगाए गए पोस्टर में लिखा है कि शर्म करो अखिलेश यादव जी। खूंखार अपराधी मुख्तार अंसारी की मौत पर दिखा रहे संवेदनाएं आतंकी हमले के शिकार हिंदू शुभम द्विवेदी के घर जाने में क्यों खत्म हो गई भावनाएं? शायद आतंकियों से रिश्ता है खास, हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों, पूछता है हिंदू समाज। पोस्टर के लगने के बाद राजधानी लखनऊ की सियासत में हलचल तेज हो गई है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि विपक्ष को अब चुनिंदा संवेदनाएं जताने की आदत हो गई है, जो जनता सब देख रही है और समझ भी रही है। कानपुर में मेयर प्रमला पांडे ने अखिलेश को मुसलमानों का नेता बताया है। अखिलेश की बात आप अखिलेश से पूछो, वो खाली मुसलमानों की राजनीति कर रहे हैं। वो सनातनी, हम सनातनी हैं। क्या हमारे लोग उनके वोट नहीं देते? जो यादव परिवार है और परिवार नहीं वोट देते, वो वोट बैंक की राजनीति करते हैं। हमारे जो नेता हैं मोदी जी, योगी जी, आदमी की राजनीति करते हैं। उनसे सबका साथ, सबका विकास।
हम ये नहीं मानते हम कि हमारे कौन जात का, लेकिन जो वहां पर आतंकवादियों ने किया कि आप किस धर्म के हो, और पंटे उतार के देखा, ये जो उन्होंने किया वो असनीय है। उन्होंने ये नहीं पूछा कि आप किस जाति हो, उन्होंने हिंदू पूछा कि कौन से हो। और उन बच्चों का क्या अपराध था, वो तो बेचारे अपने परिवार के साथ घूमने गए। बता दें कि अखिलेश यादव के खिलाफ बीजेपी का गुस्सा इसलिए फूट रहा है क्योंकि अखिलेश ईओडी ने पहलगाम हमले में मारे गए कानपुर के युवक शुभम द्विवेदी के घर जाने और सांत्वना देने के सवाल पर परिवार से उनका कोई संबंध नहीं होने की बात कही थी। हालांकि परिवार से मेरा कोई संबंध नहीं है और मैं तो अपने पार्टी के लोगों से कहूंगा कि ऐसी घटना में जरूर पहुंचे। सियासी रार सिर्फ यहीं तक नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लक्ष्मण सिंह ने आज संसद के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और उनके जीजा रॉबर्ट वाड्रा को भी पहलगाम हमले पर बोलने से पहले सोचने की बात कही। साथ ही उमर अब्दुल्ला के आतंकवादियों से मिले होने का आरोप लगाते हुए सरकार से समर्थन वापस लेने की चिट्ठी लिखी। जहां टूरिस्ट इकट्ठे हो रहे थे और वहां पुलिस क्यों नहीं लगाई? मुख्यमंत्री ने क्यों नहीं लगाई? एक सिपाही नहीं था, एक गोली नहीं चली, इसका दोषी कौन है? आतंकवादी तो है पर वो मिला हुआ है। मैं आज कैमरे में कह रहा हूं, उमर अब्दुल्ला जो है मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर का, वो आतंकवादियों से मिला है। और कांग्रेस सरकार को मैं मेल भी डाला है खड़गे जी को, राहुल गांधी से भी कहूंगा इनसे समर्थन कीजिए आप। और हमारा रॉबर्ट वाड्रा जीजा जी राहुल जी का, उसने क्या कहा? उसने कहा मुसलमानों को सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देते इसलिए आतंकवादियों ने हमला किया। ये बचपना हम लोग कब तक झेलेंगे? इन दोनों को, उनकी तो सरकार भंग करी और राहुल गांधी भी थोड़ा सोच समझ के बात करें। पहलगाम हमले को लेकर जहां देश पाकिस्तान से बदले की मांग कर रहा है, वहीं देश के अंदर सियासी दल पहलगाम की घटना माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं और एक दूसरे पर सियासी वार कर रहे हैं। सवाल आखिर इस कठिन घड़ी में जब सभी दलों को एकजुट होना चाहिए तो आपसी मतभेद सामने क्यों आ रहे हैं? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर कानपुर से है, जहां पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद पूरे देश में आक्रोश है और कानपुर के पनकी मंदिर के महंत कृष्णदास ने सैकड़ों की संख्या में लोगों के साथ कैंडल मार्च निकाला और उनके साथ पूर्व सांसद सत्यदेव पचौरी, विधायक महेश द्विवेदी, महंत अरुणपुरी समेत सैकड़ों पुरुष व महिलाएं मौजूद रहीं। सभी ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। हाथों में जो पोस्टर लिए उसमें लिखा है कि खून का बदला खून। सभी लोगों ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री से हम लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं और इन आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। पनकी महंत हम लोगों के बीच में है, महाराज हैं और सब जो राष्ट्र के हित में काम करने वाले लोग हैं वो सब यहाँ पर उपस्थित हैं। शुभम द्विवेदी और जो नृशंस हत्या हुई है, अन्य जो नृशंस हत्या हुई है, एक मानव के लिए जो धब्बा है, जो आतंकवाद के रूप में है, निश्चित रूप से उसके खिलाफ हम लोगों ने आज मोमबत्ती को लेकर पनकी हनुमान जी के समक्ष, पनकी बाबा के बगल मंदिर के सामने ही हम लोगों ने आकर यहाँ समापन किया है। देखिए, आज हम लोगों ने जो हमारे कानपुर नगर के कोतवाल से हनुमान जी महाराज के पावन सानिध्य में ये प्रतिकार और विरोध प्रदर्शन है, बहुत भारी विरोध है, आक्रोश है। पूरे भारत के कोने कोने में संपूर्ण हिंदू समाज अत्यंत आक्रोशित है और हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि कानपुर को उनके नाम से एक मेट्रो स्टेशन का नाम रखा जाए। दूसरा ये कि 1 करोड़ रुपए का प्रति शहीद को मुआवजा दिया जाए हमारे शुभम द्विवेदी जी के लिए। और भारत में लगभग 28 लोगों ने जो प्राण त्यागे हैं असमय काल कवलित हुए, उन सभी के लिए 1-1 करोड़ रुपए की धनराशि की मांग हम लोग करते हैं। कारण ये है कि जो ये आतंकवाद से जो हत्याएं की गई हैं और हत्याओं का जो प्रश्न बिंदु ये रहा कि सनातन धर्म का हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, ये कह करके हमारे कानपुर के तो हुई और इसके साथ साथ
26 और नृशंस हत्याएं की गई, इसके लिए ये आक्रोश दिखाया जा रहा है और इस पे जो है हिंदू एक होगा और ये आज भी एक है। अब इसका जो है खून का बदला खून से ही दिया है। अगली अहम खबर कानपुर से है, जहां गांधी शांति प्रतिष्ठान कानपुर केंद्र के तत्वाधान में शास्त्री भवन खलासी लाइन कानपुर में कौमी एकता दिवस के रूप में अंतरजातीय युगलों का सम्मान समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम में 30 से अधिक वैवाहिक जोड़ों का प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया गया। विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता सईद नकवी ने कहा कि भारत में अंतरजातीय जोड़ों की खुशहालपूर्ण सह अस्तित्व का सफल जीवन इतने वर्षों के बाद यहां प्रतिबद्धता जताने एकत्र हुआ है। यही भारत की अनेकता में एकता एवं इंसानियत हमारा धर्म है। कार्यक्रम के संयोजक छोटे भाई नरोना ने कहा, यह कार्यक्रम ये बताता है कि यदि अपने में आपसी प्यार हो तो सारी समस्याएं पार होती हैं। नफरत के तपिश के बीच में वैवाहिक जोड़े हमारे समाज में मोहब्बत की सौगात है। प्रतिष्ठित आपको बता दें, प्रतिष्ठान के अध्यक्ष दीपक मालवीय ने नारा लगाया, जाति पात के बंधन छोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, प्रांत भाषा भेद छोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। उन्होंने कहा कि आज के कार्यक्रम में सद्भाव एवं राष्ट्रीय एकता का संगम दिख रहा है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से वरिष्ठ गांधीवादी जगदम्बा भाई, मदन लाल भाटिया, विंदा भाई, कृष्ण कांत अवस्थी, सुरेश गुप्ता, शिव किशोर, मनोज सेंगर आदि जिन 30 युगलों को सम्मानित किया गया। 29 अंतरजातीय शादियां हैं। इस सैन्य अधिकारी, प्रोफेसर, समाजसेवी, वकील आदि थे। प्रमुख युगल जोड़ों के सम्मान में दधीची अभियान के मनोज सेंगर, मोहम्मद इमरान स्वीटी, एंटोनी माधवी सेंगर, प्रमुख मजदूर नेता मोना सुर, मीनू सुर, शिवा किशोर आदि लोग मुख्य रूप से रहे। कौमी दिवस आयोजन किया और इस अवसर ये गांधी शांति प्रतिष्ठान की ओर से है, जो हम लोग वर्षों से इस शहर में कौमी एकता और सद्भाव के लिए लगातार प्रयास करते हैं। और आज जो इस समय नफरत, हिंसा, बदले की जो भावना है, उसका सामना करने के लिए हम लोगों ने पहले से ही ये घटना तो अभी हुई, लेकिन ये बहुत पहले से तय था। 2 महीने से हम लोग प्रयास कर रहे थे इस कार्यक्रम के लिए और आपने देखा कि कितने लोग आए हैं, अलग धर्म के, कोई पंडित, कोई दलित, कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, ईसाई, सभी लोग यहाँ मौजूद रहे। आपने देखा कितनी खुशी का माहौल भी रहा और उसके अलावा कुछ लोग उनके अपने बयान दिए, उसकी पीड़ा क्या थी। कुछ ऐसे लोग थे कि जिस दिन शादी हुई थी उस दिन जयमाल नहीं हुआ, आज आप लोगों ने हमारा जयमाल कराया, जो उस समय अधूरा था आज आपने उसको पूरा किया। तो हमें बड़ी खुशी है, बड़ा आनंद है कि हम लोगों ने एक सही कदम लिया और आपके माध्यम से हम समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग प्रेम से रहे, शांति से रहे, मेल मिलाप से, सद्भाव से बने रहे। इसी से देश की तरक्की होगी। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में बानी मजार, आपको बता दें, यूनिवर्सिटी में बनी मजार के आसपास अतिक्रमण हटाने को लेकर बवाल हो गया। दरअसल सोशल मीडिया पर मजार हटाने और उस पर बुलडोजर चलने की अफवाह के बाद इलाके में विशेष समुदाय के लोग इकट्ठा हो गए। इस दौरान दुकानदारों ने पुलिस के सामने ही प्रोफेसरों और रेजिडेंट डॉक्टरों, नगर निगम के दस्ते में मौजूद कर्मचारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इस घटना में 2 सीनियर डॉक्टर और 2 जूनियर डॉक्टरों को चोटें आई और वो लोग, आपको बता दें, कई लोग घायल भी हो गए। पुलिस ने किसी तरह मामले को शांत कराया। उसके बाद मौके पर कई थानों का पुलिस बल पहुंचा। इस दौरान अखिल भारतीय हिंदू महासभा के लोग भी मेडिकल कॉलेज पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। आपको बता दें, इस दौरान बड़ी मशक्कत के बाद लोगों ने अतिक्रमण से अपने सामान निकाले। उसके बाद अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। केजीएमयू परिसर में मजार के आसपास का अतिक्रमण पर एक तरफ बुलडोजर चल रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि अवैध रूप से बनी दुकानों को हटाने के लिए पिछले कई सालों से नोटिस दिया जा रहा था, इसके बावजूद अतिक्रमण नहीं हटा। आज सुबह किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रशासन की टीम पहुंची तो दुकानदारों ने हमला कर दिया। दरअसल केजीएमयू में एक मजार है इसके पास में करीब 50 लोग अवैध तरीके से रहते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि दिसंबर से अब तक 6 बार नोटिस भेजा जा चुका है। पुलिस
से शिकायत की गई है। इसके बाद भी कब्जेदारों ने अतिक्रमण नहीं हटाया। जब एक भी दुकान यहां नहीं थी, लेकिन अब 13 दुकानें हैं। उस समय एक भी दुकान नहीं थी, लेकिन अब 13 दुकानें। कैंपस के अंदर कब्जा है। हमारे पास के इंटर्न बाहर रह रहे हैं, हॉस्टल के लिए जमीन नहीं मिल रही है और मजार के नाम पर दुकान खोलकर कब्जा किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस अभी लोगों से शांति का माहौल बनाकर लोगों से उस जगह को खाली करा रही है। केजीएमयू के प्रवक्ता के सिंह ने बताया कि मजार को तोड़ने का कोई भी संबंध इस कार्रवाई से नहीं है। अवैध अतिक्रमण की कार्रवाई अवैध रूप से बनी दुकानों पर है, जो मेडिकल कॉलेज के कैंपस में बनी है। इसके लिए किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील भी की गई। मजार को बिल्कुल नहीं छूना है। ये कृपया खबर प्रचारित मत करिए। ये असामाजिक तत्वों द्वारा फैलाया जा रहा है, जिससे ये जगह खाली न कराई जा सके। पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए मैं फिर स्पष्ट कर रहा हूँ, मजार जैसे की तैसे रहेगी। मजार के चारों तरफ, खासतौर पे पीछे की तरफ, सामने की तरफ जो अवैध कब्जा, जो खाली जमीन थी, जो अवैध केजीएमयू की थी, जिसको कब्जा करके जिसपे दुकानें बना ली गई हैं, जिसपे व्यवसायिक और अन्य प्रकार की गतिविधियां हो रही हैं, उसको खाली कराने की बात है। मजार को कोई न छू रहा है न छुएगा। दरअसल 1902 में एक मजार थी, बहुत छोटी थी। धीरे धीरे क्या हुआ कि मजार से इन्होंने दुकानें बनाने लगे, दुकानों से फिर इन्होंने छोटे छोटे घर बना लिए। जब सब चीजें इन्होंने बना ली, फिर जब आपने कलकत्ता वाला कांड देखा था, यहाँ पे महिला जितनी भी डॉक्टर थी वह सुरक्षित महसूस करने लगी। जब वो सुरक्षित महसूस करने लगी तो उसके बाद हमने इनको पहली लीगल नोटिस दी। जब पहली लीगल नोटिस हमने इनको दी, आप लोग उसके बाद जो है इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इनको 6 लीगल नोटिस हम लगातार दे चुके हैं। 7वीं लीगल नोटिस हमने चस्पा दी। चस्पा जब हम पिछली बार नोटिस चस्पा करने आए, तब भी कम से कम 50 महिलाओं ने हमें घेर के रखा, लेकिन किसी तरह हम लोग वहां से निकले। अगर ये कहें कि नोटिस नहीं मिली है, तो हमारे पास बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग है। हम नोटिस चस्पा करके गए हैं और उसके बाद हमने आखिरी नोटिस 20 अप्रैल को दी, जिसमें वो डेट हमने लिखी थी 26 तारीख को अवैध कब्जा हटाएंगे। हमें मजार से कोई मतलब नहीं, हमें मजार का हम रास्ता देंगे, और लेकिन ये जितने भी अवैध कब्जेदार हैं हम इनको हटा देंगे। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर ग्रेटर नोएडा से है। निर्माणाधीन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर सुरक्षा व्यवस्था और वायु क्षेत्र की निगरानी को मजबूत करने के लिए एयरपोर्ट क्षेत्र को ड्रोन फ्लाई जोन घोषित किया गया है। यह प्रतिबंध भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम 1934 के तहत लगाया गया है। इसके तहत अब किसी भी व्यक्ति या संस्था को एयरपोर्ट क्षेत्र में ड्रोन या यूएवी उड़ाने की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन ने साफ किया है कि यदि कोई व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जेवर में बनने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सुरक्षा को लेकर तैयारियां लगातार तेजी से जारी हैं। पुलिस कमिश्नरेट जनपद गौतम बुद्ध नगर में जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एरिया को सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, डीजीसीए और सुरक्षा एजेंसियों के निर्देशानुसार 8 अक्टूबर 2024 को रेड जोन अर्थात नो ड्रोन फ्लाई जोन घोषित किया गया है। इस प्रतिबंध के अंतर्गत नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर एवं उसके आसपास के क्षेत्र में किसी भी तरह का ड्रोन उड़ाया जाना प्रतिबंधित है। इसी तरह किसी भी तरह का यूएसी अर्थात अनमैन्ड एरियल व्हीकल इसके ऊपर उड़ाया जाना प्रतिबंधित है। कानूनन अपराध है। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई समूह, कोई भी संस्था इसका उल्लंघन करती है तो उसके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। खबर गाजियाबाद से, जहां पहलगाम में हुए आतंकवादी हमलों ने हर भारतीय के दिल को झकझोर दिया है। वैमनस्यता को लेकर महामंडलेश्वर यति नरसिंहा नंद सरस्वती के नेतृत्व में संतों की टोली डासना देवी मंदिर से लेकर प्रधानमंत्री आवास तक शांति मार्च करना चाहती थी। उनका इरादा था देश के नेताओं को खून से लिखा गया पत्र, ताकि उनका दर्द सीधा दिल तक पहुंच जाए, लेकिन गाजियाबाद पुलिस ने उन्हें जिला मुख्यालय पर रोक दिया। संत सड़क पर बैठ गए। यति नरसिम्हानंद सरस्वती ने प्रशासन की बैठक की कड़ी आलोचना की और अपना गुस्सा जाहिर किया। उनका कहना है कि जब देश का संत समाज भी अपनी बात शांति से नहीं रख सकता तो लोकतंत्र की आत्मा का सवाल उठाते हैं। पुलिस प्रशासन ने संतों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक संकेत दिए, लेकिन इस रोक ने कई शहीदों का अपमान कर दिया है। जनता के दर्द को आवाज देना क्या अपराध है? क्या अवैध रूप से विरोध करना अब भी हमारा अधिकार है?
कर पहलगाम में हत्या हुई थी। इस पूरी ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं महामंडलेश्वर डॉक्टर अन्नपूर्णा भारती जी। आइए जान लेते हैं क्या है इनका कहना। देखिए, इस पदयात्रा को लेकर के मैं हिंदुओं का दर्द प्रधानमंत्री जी के सामने रखने के लिए उनके निवास स्थान पर हिंदुओं की रक्षा की भिक्षा मांगने के लिए जा रही थी और वहाँ से सारी रिपोर्ट्स वगैरह सब ओके थी। LIU साथ में था, पुलिस साथ में थी, लेकिन उसके बावजूद भी गाजियाबाद कलेक्ट्रेट के सामने आज मुझे और मेरे साथ दे रहे मेरे महाराज जी महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद जी को रोकना ये प्रश्न चिन्ह लगाता है कि क्या वास्तव में हिंदू सुरक्षित है। अब तो जो पत्र देकर के हम प्रधानमंत्री से 2 मिनट की वार्ता करके ये जानना चाहते थे कि हम सुरक्षित हैं भी या नहीं, या हमें कलमा पढ़ना सीख लेना चाहिए, तो उनसे इस तरीके से हमें मिलवाया नहीं गया और रोक दिया गया कि आगे से अनुमति नहीं है। तो जिस देश में एक माँ को, एक संत को जो कि हिंदू है और इतने भयंकर माहौल में, इतने दुखद वातावरण में अपने सुरक्षा की बात करने के लिए अगर कोई राजा मिल नहीं सकता और वो हिंदू कह नहीं सकता, तो मुझे ऐसा लगता है इससे बड़ा रास की बात और इससे बड़ी शर्म करके, मतलब कहते हैं ना चुल्लू पर पानी में डूब मरने की बात नहीं है। अब तो मुझे ऐसा लगता है हिंदू तैयार रहें, या तो कलमा पढ़ना सीख लें तभी बच पाएंगे, या फिर जो है वो तैयार रहे इसी तरीके से उनको मार दिया जाए, हम सब मारे जाएंगे। तो देखिए, ये हमारे साथ थी अलीगढ़ से बगलामुखी मंदिर की महामंडलेश्वर डॉक्टर अन्नपूर्णा भारती जी। इन्होंने बताया खून से लिखा पत्र जो कि ये प्रधानमंत्री को सौंपने जा रही थी, इन्हें गाजियाबाद में जिला कलेक्ट्रेट पर रोक दिया गया। गाजियाबाद से मैं देव वर्मा, के न्यूज़ इंडिया। पहलगाम में 28 लोगों की निर्मम हत्या के बाद पूरा देश आक्रोश में है, जिसमें उनकी हत्या जो की गई उनका धर्म पूछकर की गई। ऐसे में संत समाज भी जो है अब सड़कों पर है। हमारे साथ मौजूद हैं जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद जी। आइए जान लेते हैं क्या है इनका कहना। जी देखिए, धर्म पूछ की हत्या ये पहली बार नहीं हो रहा है। इस्लाम जब से पैदा हुआ है तब से हिंदू लगातार मारे जा रहे हैं। असल में अरब में भी पहले हिंदू ही थे, मूर्ति पूजक, हमारे जैसे मूर्ति पूजक थे। वहाँ भी महादेव की पूजा होती थी, वहाँ भी महाकाली की पूजा होती थी, महालक्ष्मी की पूजा होती थी, महासरस्वती की पूजा होती थी। और काबा, जहाँ इन्होंने जबरदस्ती मस्जिद बना रखी है, अब वहाँ 360 माता की मूर्तियाँ थी जो एक दिन में एक की पूजा होती थी। तो कुल मिलाकर तब से हम लगातार मारे जा रहे हैं, लेकिन हिंदू समझने को तैयार नहीं है। मुसलमानों का लक्ष्य बिल्कुल तय है, वो एक भी हिंदू को, बल्कि एक भी गैर मुस्लिम को जीवित नहीं छोड़ेंगे। पहले वो हमें मारेंगे, फिर वो आपस में लड़ेंगे, क्योंकि मोहम्मद ये कह के गया है कि इस्लाम के 73 फिरके होंगे और जिसमें 72 फिरके जो है वो मुनाफिक, मतलब पाखंडियों के होंगे। केवल एक ही फिरका जो है जन्नती होगा। तो ये मुसलमान पहले हमें मारेंगे, बाद में आपस में लड़ेंगे। तो इस्लाम की नियति में विनाश छिपा हुआ है। जो पहलगाम में हुआ ये कोई पहली घटना थोड़ी है। इससे पहले करोड़ों हिंदू मारे जा चुके हैं। तो मैं तो उस इतिहास को अच्छी तरह से जानता हूँ। तो पीड़ा है ही मुझे इसकी कि हमारे लोग इस तरह से मारे जा रहे हैं। ये पीड़ा देने वाली बात है और मैं इससे बहुत पीड़ित हूँ। तो जो पहलगाम में घटना हुई है उसमें लोगों के अंदर कितना आक्रोश है, और ये घटना कोई एक नई घटना नहीं है। इससे पहले हिंदुओं को कई बार का सामना करना पड़ा है। गाजियाबाद से मैं देव वर्मा, के न्यूज़ इंडिया। प्रमुख ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद इसके बाद में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। सुल्तानपुर में शनिवार को गणपत सहाय स्कूल में आयोजित गोष्ठी में राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी ने एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे पर विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि 1951-52 से लेकर 1967 तक लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होते थे, लेकिन बाद में परिस्थितियां बदली और चुनाव अलग अलग होने लगे। सीमा द्विवेदी ने कहा कि बार बार चुनाव से सरकार पर अनावश्यक आर्थिक बोझ पड़ता है और यह विकास कार्यों को प्रभावित करता है। उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था को फिर से लागू करने के लिए विधिवत कमेटी बनी है और संसद में प्रस्ताव भी पारित किया गया। महिलाओं के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि आज महिलाएं पहले से अधिक आत्मनिर्भर और सुरक्षित महसूस कर रही हैं।
क्या संदेश देकर जाएंगे? देखिए, मेरा कोई अपना निजी संदेश नहीं है, ये हमारी पार्टी का संदेश है। 1950 में जब भारत देश जब आजाद हुआ, 1950 में जब हमारा संविधान पहली बार लागू हुआ, आम चुनाव हुए। 1951 और 52 में आम चुनाव होने के बाद लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ में हुए और ये सिलसिला 1967 तक चला। बीच में क्या परिस्थिति आई, कैसे आई, चुनाव अलग अलग होने लग गए। जब चुनाव अलग अलग होता है, कभी इस प्रदेश का, कभी उस प्रदेश का, कभी विधानसभा का, कभी लोकसभा का, बार बार जब चुनाव होता है तो इस पर सरकार के ऊपर अनावश्यक खर्च बढ़ता है। हमारी पब्लिक को परेशानी होती है, सरकार को परेशानी होती है। पब्लिक का अनावश्यक पैसा खर्च होता है, सरकार का पैसा खर्च होता है। सरकार का पैसा जो इन चुनाव में बार बार खर्च होता है, इस पैसे से विकास का काम किया जाए। सोनभद्र में जिले के बिजपुर क्षेत्र में स्थित एनटीपीसी रिहंद परियोजना का आज देश में चौथे नंबर पर बिजली उत्पादन कर देश के कई राज्यों को बिजली मुहैया करा रही है, जबकि एनटीपीसी रिहंद सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अपना कदम बढ़ाते हुए जल्द देश को सौर ऊर्जा से बिजली पैदा कर सस्ते दाम में उपलब्ध कराएगी। इसी तरह परियोजनाओं से निकलने वाली राख से ईंट बनाकर सबसे सस्ते दाम में उपलब्ध करा रही है। में हमारी 2 अचीवमेंट्स हैं। एक तो हम लोगों ने इस बार जो जनरेशन किया है वो 427 मेगावाट मिलियन यूनिट जनरेट किया और हमारा PLF रहा करीब 89.1 और ये हमारा पिछले साल से बेहतर परफॉर्मेंस रहा। और दूसरा हम लोगों ने यहाँ पर ऐश यूटिलाइजेशन किया, जो कि हम 18-19 में 40% आज के दिन में हम 100% से ऊपर ऐश का यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं। हासिल की है वो जैम गर्ल एम्पावरमेंट मिशन में भी की, जिसमें कि हमने यहाँ पर लगभग 120 लड़कियों को हम लोगों ने यहाँ पर जैम में प्रशिक्षित किया। खबर आगरा से है, जहां सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज आपको बता दें, मेडिकल कॉलेज ने चिकित्सा सेवा में एक और मील का पत्थर स्थापित करते हुए एम्स जैसी सुविधाओं की दिशा में कदम बढ़ा दिया। प्रदेश की पहली एडवांस सेंट्रल लैब का लाभ आगरा को मिला है। इस अत्याधुनिक लैब का उद्घाटन उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय द्वारा किया गया। यह एडवांस सेंट्रल लैब दिल, किडनी और अन्य गंभीर तथा असाध्य बीमारियों की सटीक और उच्च गुणवत्ता वाली जांच की सुविधा आम लोगों को बहुत ही कम कीमत पर उपलब्ध कराएंगे। वहीं सफेद राशन कार्ड धारकों को इन जांचों के साथ साथ इलाज की सुविधा बिल्कुल मुफ्त दी जाएगी। प्राचार्य के अनुसार पहले की सरकारों में आगरा का यह मेडिकल कॉलेज दयनीय स्थिति में था, लेकिन अब लगातार आधुनिकता की ओर अग्रसर है। महंगी जांच और इलाज अब आम आदमी की पहुंच में है। कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि एसएन मेडिकल कॉलेज अब केवल आगरा ही नहीं बल्कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए एक मेडिकल हब बनता जा रहा है। नई मशीनों, अत्याधुनिक सुविधाओं से मरीजों को घर के पास ही उच्च स्तरीय चिकित्सा सेवा मिल रही है। इन्वेस्टिगेशन 54 तरह के 52 तरह के होते थे, लेकिन अब जैसे जैसे आपने देखा सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स हमारे आ गए, तो सुपर स्पेशलिटी विभागों के लिए सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर्स को अपने मरीजों के लिए एक उच्च स्तर की जांचों की भी आवश्यकता होती है, तभी वो आगे फर्दर इलाज कर पाते हैं। इस तरह की लगभग 24 और जांचें हमारे यहाँ, जो कि आपने सुना भी कि हाई एंड जांचें हैं जो नॉर्मली आम मरीज उसको वहन नहीं कर पाते बाहर प्राइवेट में, वो उसकी सुविधा हमारे यहाँ प्रारंभ हुई है। आज एसएन मेडिकल कॉलेज में लैब में जो टेस्ट होते हैं मरीजों के, उसकी आधुनिकतम मशीनों युक्त लैब का उद्घाटन था। कहीं पर भी अगर चिकित्सा पहली आवश्यकता है आम जीवन की, तो कहीं पर भी जब चिकित्सा सुविधाएं अपनी उत्तम श्रेणी की मिल सकती है, जबकि वहाँ वातावरण ऐसा, यहाँ पर वैसी फैकल्टी हो और वैसी इक्विपमेंट्स।
खबर कानपुर से है, जहां बालाजी भक्त परिवार समिति द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें जानकारी देते हुए बताया गया कि बालाजी भक्त परिवार समिति के तत्वाधान में बालाजी महाराज पटकापुर वाले महाराज का 9वां बालाजी महोत्सव 27 अप्रैल को बड़े नाना राव पार्क में मनाया जाएगा। कार्यक्रम संयोजक महंत अनुभव पांडे ने बताया कि बालाजी महाराज का भव्य दरबार, 56 भोग, इत्र पुष्प वर्षा, अद्भुत चोला, नृत्य, नाटिका, अखंड ज्योति एवं विशाल भंडारे का आयोजन होगा। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 11:15 बजे होगी। इसके अलावा कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण महिला इस मंच के द्वारा बाबा का ज्ञान संकट मोचन श्री बालाजी महाराज की चल रूप की प्रतिमा जो कि पटकापुर बालाजी मंदिर विराजमान है, स्वयं यहाँ पे पधारती है और पधार के अपने कार्यक्रम में नगर भ्रमण करके भक्तों के संकटों को हरण करती है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भक्तों के संकट का हरण करना और बाबा की कृपा सब पे पहुंचाने का है। कार्यक्रम का शुभारंभ आज रात्रि होता है। आज बाबा का यहाँ आगमन होगा तकरीबन 7:30 बजे। उसके पश्चात महिलाओं की मेहंदी यहाँ पे होगी। कल सुबह ठीक 11:15 बजे वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ 7 पंडितों के द्वारा बाबा का पूजन, सहस्त्र अर्चन, सवा मणि का हवन किया जाएगा। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। आपको बता दें, सोनभद्र से अगली अहम खबर है। सोनभद्र से ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं। सोनभद्र जिले के अनपरा थाना क्षेत्र अंतर्गत बैरपान के धनखड़ मोड़ पर मंगलवार सुबह एक कोयला लदा हाईवा ट्रक अनियंत्रित होकर पुल के नीचे पलट गया। हादसे में ट्रक चालक केबिन में बुरी तरह फंस गया, जबकि परिचालक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस और स्थानीय लोग चालक को बाहर निकालने के प्रयास में जुटे रहे। हादसे के कारण वाराणसी शक्तिनगर मुख्य मार्ग पर लंबा जाम लग गया। राहत और बचाव कार्य जारी है। कानपुर स्थित एचबीटीयू में प्रधानमंत्री रोजगार मेला आयोजित किया गया है, जिसमें केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने 87 चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर सांसद रमेश अवस्थी समेत कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश भर में 45 स्थानों पर पीएम रोजगार मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें कानपुर से 187 युवाओं को चयनित किया गया था। इनमें से 87 को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। ये नियुक्तियां आयकर, रेलवे, इसरो, ईएसआईसी, स्टेट, जीएसटी जैसे प्रमुख विभागों में की गई हैं। मंत्री ने कहा कि ये नियुक्तियां पूरी पारदर्शिता और तय समय सीमा में दी गई हैं, जो प्रधानमंत्री के विकास, आपको बता दें, विकसित भारत अभियान को सफल बनाने में मदद करेंगे। आज प्रधानमंत्री रोजगार मेला पूरे देश में 47 स्थानों पर आयोजित हो रहा है और ये प्रधानमंत्री रोजगार मेला कई वर्षों से लगातार हमारे जो युवक और युवती हैं उनके लिए पारदर्शी तरीके से समयबद्ध उनके लिए पक्की सरकारी नौकरी लोग ऐसे जिनके लिए ये आयोजन हुआ था और इसमें 87 लोग आज प्रमाण पत्र ले रहे हैं। सर, अभी 2024 से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतनी पोस्टिंग मिल जाती थी। पहले 2-2 साल लग जाते थे इनकम एसएससी के थ्रू। अभी 6 महीने के अंदर ही हमारे रिक्रूटमेंट हो गया। सर, सरकार अभी काफ़ी अच्छा काम कर रही है। 2014 से पहले ऐसा नहीं होता था कि इतनी मिल जाती पोस्टिंग। सर काफ़ी खुश है, घर वाले भी काफ़ी खुश है। अभी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में टैक्स असिस्टेंट क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। आज बहुत दिनों बाद 3-4 साल की मेहनत के बाद आज सफलता मिली, बहुत अच्छा लग रहा है। सरकार की कैसी पारदर्शिता? बहुत अच्छी पारदर्शिता रही एग्जाम में, हर चीज कुशलतापूर्वक सफल हुई है। खबर इटावा से है, जहां शहर के एक समारोह स्थल पर आयोजित एक राष्ट्र एक चुनाव संगोष्ठी में पहुंचे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री रामकेश निषाद ने कहा कि इस अभियान को देश भर में व्यापक समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा यदि यह व्यवस्था लागू होती है तो देश न सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत होगा बल्कि सामाजिक रूप से भी सशक्त बनकर 2047 तक विकसित राष्ट्र के रूप में उभरेगा। रामकेश निषाद ने विश्वास जताया कि आम जनमत के चलते केंद्र सरकार को संसद में इस बिल को पारित कराने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। आज एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर के
प्रबुद्ध वर्ग की संगोष्ठी का कार्यक्रम इटावा के इस हॉल में संपादित हुआ, जिसमें विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ कराने के लिए और पंचायत स्थानीय निकाय के चुनाव उसके बाद 100 दिन के अंदर कराने की व्यवस्था पर संगोष्ठी में विभिन्न विषयों पर लोगों का मत एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस अभियान को समर्थन के लिए सब लोग अपना अभिमत और समर्थन दे रहे हैं। फर्रुखाबाद में अवैध भूमाफियाओं के खिलाफ प्रशासन की कड़ी कार्रवाई जारी है। अब तक लगभग 100 बीघा जमीन पर प्रशासन ने कब्जा मुक्त करा लिया है, जिसे बिना लेआउट पास कराए अवैध कॉलोनियों में तब्दील कर दिया गया था। इस कार्रवाई में प्रशासन ने साबित कर दिया कि वह भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त है। जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी और नगर मजिस्ट्रेट संजय कुमार बंसल के नेतृत्व में यह अभियान तेजी से जारी है, जिससे भूमाफियाओं में भय का माहौल बना हुआ है। अभी 4 से 5 दिनों में 2 दिन अभियान चला था। उसमें दोनों दिन लगभग 28 से 30 बीघे 28 से 30 बीघे यानी करीब 60 बीघे जमीन जो है वो कराई गई है, जो कि अवैध प्लॉटिंग से घेर दी गई थी। इन जमीनों का जो लैंड यूज है वो मायूने के अनुसार पार्क है या खुले स्थान है, यानी कि यहाँ लेआउट भी पास नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से भोले वाले लोगों को अवैध प्लॉटिंग करके कॉलोनाइजर्स द्वारा बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ऐसे प्लॉट्स जहाँ नक्शा ही पास हो सकता वो बेचे जा रहे हैं और लोग बहुत परेशान हो गए हैं, इसलिए ये अभियान लगातार चल रहा है। सोनभद्र के कर्मा थाना क्षेत्र के पुरखास गांव में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक व्यक्ति कल शाम 7:30 बजे घर से बारात के लिए निकला था, लेकिन वह सुबह तक घर नहीं पहुंचा। गांव वालों ने सुबह नहर के पास शव देखा, जिसके पास उसकी बाइक भी पड़ी हुई थी। यह घटना स्थानीय लोगों के लिए रहस्यमय बन गई, क्योंकि मृतक बाइक सहित नहर के पास कैसे पहुंचा, ये बड़ा सवाल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी। बाराबंकी के नगर पंचायत फतेहपुर की छात्रा सुभी वर्मा ने यूपी बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा में टॉप 10 में स्थान प्राप्त किया है। सुभी के उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखते हुए नगर पंचायत फतेहपुर के अध्यक्ष इरशाद अहमद ने उसे सम्मानित किया। इरशाद अहमद ने विद्यालय जाकर सुभी को शाल बुके के साथ 5,000 रुपए का पुरस्कार दिया। इस मौके पर उन्होंने सुभी के भविष्य को लेकर भी पूरी मदद का वादा किया और कहा कि यदि भविष्य में शिक्षा संबंधी किसी भी प्रकार की मदद या आर्थिक सहायता की आवश्यकता पड़ी तो वे हमेशा मदद के लिए तैयार रहेंगे। सुभी के परिवार में इस सम्मान को लेकर खुशी का माहौल है और वह अपनी सफलता को लेकर बहुत खुश है। श्रावस्ती जिले ने एक बार फिर स्वास्थ्य व्यवस्था में अपनी धाक जमाते हुए यूपी हेल्थ डैशबोर्ड रैंकिंग में प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया है। डीएम अजय कुमार द्विवेदी के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग ने उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त की है। कुल 15 संकेतकों में से 5 में श्रावस्ती ने 100% सफलता प्राप्त की, जिनमें गर्भवती महिला देखभाल, ANC, HIV जांच, नवजात शिशु देखभाल जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं शामिल हैं। सीएमओ डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता में बताया कि बच्चों के टीकाकरण, संचारी रोग अभियान और टीबी मुक्त अभियान में भी श्रावस्ती का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। सूचकांक हैं, जिसमें से 11 में हम प्रदेश के एवरेज से ऊपर हैं और 5 सूचकांक ऐसे हैं जिसमें हम 100% अचीवमेंट, जिसमें से पहला है अनुमानित गर्भावस्था में जो HIV की जांच होती है उसमें 100% हम लोगों ने कराया है। दूसरा है गर्भावस्था में 4 ANC सुविधाएं, 4 या उससे अधिक ANC सुविधा जो दी है वो भी हमारे यहाँ 100%। तीसरा है टीबी के अपेक्षित मरीज जो थे उसमें भी हम लोगों का 100% सूचना दी। चौथा है बच्चों का पूरा टीकाकरण, 100% टीकाकरण हमने कराया है। 5वां है HbA1c विजिट जो होती है उसमें भी हमारे जिले ने 100%
सोनभद्र में गांव से लेकर शहर तक हर जगह तय समय के बाद भी शराब की दुकानें खोली जा रही हैं। सरकार द्वारा निर्धारित समय के बाद भी शराब की दुकान को बेखौफ रूप से खुलना आम जनता में चर्चा का विषय बना हुआ है। अवैध तरीके से शराब की बिक्री पर रोक पर नियम विरुद्ध संचालन पर नकेल लगाने वाला कोई नहीं है। देर रात्रि तक दुकान खुलने से ग्रामीण समेत आसपास के लोगों को अशांति का डर बना रहता है। आबकारी विभाग नियमों का पालन कराने में पूरी तरह से विफल साबित हो रहा है। इतना ही नहीं, मनमाने रेट पर तय समय के बाद शराब बेची जाती है। पड़ताल में रात्रि 10 बजे के बाद चौपन बड़गामा में दुकानें खुली दिखाई दी। ये पूरा मामला चौपन थाना क्षेत्र के बस स्टैंड व जुगेल थाना क्षेत्र के बड़गामा का बताया जा रहा है। इटावा के कोतवाली थाना क्षेत्र के उर्दू मोहल्ला स्थित एक पुराने टायर गोदाम में शनिवार को अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि उसका धुआं कई किलोमीटर दूर तक फैल गया, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 6 से अधिक गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मुख्य अग्निशमन अधिकारी सुभाष चौधरी के नेतृत्व में दमकल विभाग और स्थानीय पुलिस ने मिलकर राहत कार्य को अंजाम दिया। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। आगरा से अगली अहम खबर है, जहां थाना बसई अरेला क्षेत्र के अंतर्गत गांव बसई अरेला के पास धर्म कांटे के समीप शुक्रवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया। फतेहाबाद से स्याहीपुरा जा रहे टेम्पो को अज्ञात वैन ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में भिजवाया। तो देश की बात में उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे। चारधाम यात्रा की तैयारियां अब अंतिम दौर में हैं और श्रद्धालुओं में भी यात्रा को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। 30 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा के लिए ग्रीन कार्ड जारी होने लगे हैं। ग्रीन कार्ड वाहन स्वामियों के लिए एक तरह से सुरक्षा प्रमाण पत्र है, जो यात्रा के दौरान बसों की तकनीकी जाँच और मानकों का पालन सुनिश्चित करता है। वही यात्रा की तैयारियों को लेकर परिवहन विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया। हल्द्वानी परिवहन विभाग के मुताबिक इस बार चारधाम यात्रा में करीब 1800 बसें यात्रियों के सफर को सुगम और सुरक्षित बनाएंगे। चारधाम यात्रा 2025 है, वो 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही है, जिसके लिए ग्रीन कार्ड बनने शुरू हो गए हैं। इसके अलावा इस चारधाम है जो रोटेशन के माध्यम से लगभग 1800 बसों का संचालन किया जाएगा। उसके संदर्भ में नोडल अधिकारी चारधाम यात्रा जो आरटीओ देहरादून है, उनके द्वारा कुमाऊं के लिए भी बसेस प्रोवाइड करने के लिए कहा गया है। तो हमारे द्वारा कुमाऊं यूनियन को बता दिया गया है कि 80 से 100 बसेज हम लोग भी यहाँ से भेजेंगे, जिनका कि रोटेशन के माध्यम से नंबर दिया जाएगा। पहलगाम नरसंहार पर अब देश के प्रमुख संतों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। हरिपुर पहुंचे पूर्वा मन्य गोवर्धन मठ पुरी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अधोक्षजानंद देव तीर्थ महाराज ने पाकिस्तान पर सीधा हमला बोला है। स्वामी अधोक्षजानंद ने साफ कहा कि अब पाकिस्तान के गुर्गों पर सैन्य कार्रवाई का वक्त आ गया है और सबसे बड़ी कार्रवाई की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अब धैर्य की परीक्षा नहीं हो सकती और पूरी दुनिया खूनी खेल देख रही है। हरिद्वार में 2027 में प्रस्तावित अर्धकुंभ को कुंभ के रूप में मनाए जाने के सरकार के फैसले पर भी शंकराचार्य ने उत्तराखंड सरकार को बधाई दी। सरकार 2027 में होने वाले कुंभ पर्व को कुंभ के रूप में आयोजित करती है, तो ये उसका बहुत सराहनीय कदम होगा। और मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ के मुख्यमंत्री जी को ये प्रयास करना चाहिए। ये प्रयास उनका सफल होगा और समस्त संत समाज उसमें उपस्थिति होगी और देश और दुनिया के श्रद्धालु उसमें भागीदार होंगे और सनातन धर्म के जो भी पर्व हैं वो बढ़ चढ़कर धूमधाम के साथ मनाया जाना चाहिए और कुंभ महापर्व उनमें से सबसे प्रमुख होता है। रुड़की के नारसन ब्लॉक के टांडा भनेड़ा ग्राम में आज उस वक्त विवाद की स्थिति पैदा हो गई जब ग्राम प्रधान द्वारा बनवाए जा रहे नाला निर्माण का स्थानीय ग्रामीणों ने विरोध किया है। इसके बाद आज ब्लॉक
से अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद रिपोर्ट तैयार की। आपको बता दें कि टांडा भनेड़ा ग्राम में विधायक निधि से नाला निर्माण कार्य की संस्तुति हुई है, जिसको लेकर नाला निर्माण कार्य शुरू होना है। ग्रामीणों का कहना है कि नाला न होने की वजह से पानी और गंदगी सड़कों पर भरा रहता है, जिससे घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस सब के बावजूद स्थानीय ग्रामीण रोहतास द्वारा नाला निर्माण का विरोध किया जा रहा है। ग्राम पंचायत टांडा बनेड़े में मैं यहाँ देख रहा हूँ कि काफी दिनों से गांव की आबादी के बीच में जो है पानी की जल भराव रहता है और ये रोड पर ही जो मान लो जिसने रुकावट कर रहे हैं रोहतास अली, जिन्होंने 594 नंबर ये जोड़ का है, इन्होंने पहले अतिक्रमण इसमें कर रखा है, उसके बाद भी फिर ये प्रतिबंध लगा रहे कि हम नाला नहीं बढ़ने देंगे। तो हम तो ये कहेंगे शासन प्रशासन से कि मान लो जो गाँव वालों की समस्या है वो दूर हो। गली में पानी भरा हुआ है और निकासी को ले गया पानी की, पुलिया नीचे हो गया है, अट जाती है, इसमें कूड़ा अट जाता है, साफ नहीं होती। बार बार मतलब साफ कराते हैं तो हर 10-15 दिन बाद यही सीन रहता है इसका, यहाँ पानी भरा हो जाता है और फिर इसे बहुत मुश्किल से निकालना पड़ता है। तो इसमें प्रधान जी ने नाला विधायक जी को दे रखा है, प्रस्तावित है ये विधायक से, तो ये नाला बनाने का होता है इसमें। अब इसमें भाई साहब क्या नाम है इनका, रोहतास जी, इनका कहना है कि नाला पहले से ही इधर बना है 20 साल से, तो इधर नाला हम बनने नहीं देंगे। मतलब कहना चाहता हूँ ये जो प्रधान जी कह रहे हैं कि भाई गांव समाज का ये जोड़ का वो है नंबर कि हमने अवैध कब्जा कर रखा है, पहली बात तो ये नसबंदी का पट्टा है। दूसरी बात प्रधान जी कह रहे हैं कि मैं गांव का देख रेख हूँ, जिसने पहले ही गांव समाज की ज़मीन की जो मिट्टी बेच ली हो, जो खिलाफ मुकदमा हो गया हो कि इन्होंने तो ऐसी कार्रवाई की हो, तो आगे उनके गांव की जनता क्या उम्मीद रखेगी। तो खबरों में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकी घटना में दहशतगर्दों ने 28 निर्दोष लोगों को जिस प्रकार निशाना बनाया, उसकी चारों तरफ निंदा हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के कोटद्वार अल्पसंख्यक मोर्चे के जिला महामंत्री ताजुद्दीन इदरीसी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कोटद्वार की सभी मस्जिदों के इमामों ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए पहली बार बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरकर इसका विरोध जताया। मेरे ख्याल से ज़्यादातर इमामों ने जो भारत में जितनी भी मस्जिदों में कल जुमे की नमाज थी, बहुत अहम दिन माना जाता है और सबसे ज़्यादा जनसंख्या ईद बकरा ईद के बाद जो होती है वो जुमे के दिन होती है। कल सारे इमामों ने लगभग जो है इसी मौजू पे बात की है कि जो कातिल है उसके लिए इस्लाम में कोई जगह नहीं है और हदीसों के दायरे में आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में सारे इमामों ने समझाया है। हर जगह से यही खबर आ रही है। हमारे यहाँ कोटद्वार की सारी मस्जिदों में जो है कल तकरीर जो हुई है सिर्फ इसी मौजू पर हुई है, ये जो हत्याकांड हुआ इस पर। हरिद्वार में अपराध और अव्यवस्था पर लगाम लगाने के लिए पुलिस लगातार वेरिफिकेशन अभियान चला रही है। जिले के सभी थानों में विशेष रूप से इंडस्ट्रियल एरिया में रहने वाले बाहर से आए मजदूरों, किराएदारों का सत्यापन तेजी से किया जा रहा है। एसएसपी परमेंद्र सिंह डोवाल के अनुसार पिछले एक साल में 30,000 से अधिक लोगों का वेरिफिकेशन किया जा चुका है। इस दौरान कई आपराधिक प्रवृत्तियों के लोगों की पहचान हुई है और कुछ संदिग्ध व्यक्ति जिला छोड़कर भाग चुके हैं। वेरिफिकेशन में लापरवाही बरतने वाले मकान मालिकों पर भी कार्रवाई की गई है और उनका चालान काटा गया। एसएसपी ने स्पष्ट किया है कि इस अभियान का उद्देश्य जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना है। पिछले एक साल में करीब हम 30,000 से ऊपर लोगों के सत्यापन कर चुके हैं करीब, और कई लोगों से जो इसमें सत्यापन में जो उदासीन रह रहे हैं और उनके खिलाफ हम लोगों के द्वारा विशेष जो कार्रवाई भी की जाती रही है, उनके चालान भी हम लोगों के द्वारा किए जाते हैं। बिल्कुल, इसमें सत्यापन से कई महत्वपूर्ण सफलताएं हमें मिली हैं। इसमें कई जो अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं उनके द्वारा तत्काल वो ऐसे घर खाली किए जाते रहे हैं
और वो लोग तत्काल घर छोड़ के या नौकरी छोड़ के यहाँ से चले गए हैं। कुछ लोगों को पुलिस के द्वारा इस सत्यापन अभियान में पकड़ा भी गया है, उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई भी की गई है। मेरा लक्सर पुलिस ने नशा मुक्ति देवभूमि अभियान के तहत 3 अलग अलग मामलों में नशीली दवाइयों और स्मैक के साथ 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, पुलिस ने गोवर्धनपुर रोड स्थित मेडिकल स्टोर पर छापेमारी कर 192 प्रतिबंधित कैप्सूल बरामद किए हैं। स्टोर संचालक प्रवेश को गिरफ्तार किया गया है। वहीं भुरनी तिराहे पर एक युवक के पास से 200 प्रतिबंधित इंजेक्शन जब्त किए गए हैं और विक्की उर्फ विक्रांत को गिरफ्तार किया गया है। तीसरी घटना में पुलिस ने डोसनी रेलवे फ्लाईओवर के पास से 5.8 ग्राम स्मैक के साथ सूरज नामक आरोपी को पकड़ लिया है। तीनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। थाना लक्सर में देव उत्तराखंड जो हमारी देवभूमि है, इसको ड्रग फ्री करने के लिए जो अभियान हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा चलाया जा रहा है, उसमें एक बड़ी कामयाबी हमें यहाँ लगी है। थाना लक्सर ने 3 अभियुक्तों को नशीले कैप्सूलों के साथ पकड़ा है, जो कमर्शियल क्वांटिटी में आता है। तो थाने ने एक सराहनीय कार्य किया है। बाकी इसमें जो अभियुक्त अभी फिलहाल एक अभियुक्त है प्रवेश, तीनों कई समय से इनकी शिकायत मिली थी कि ऐसा कुछ काम कर रहे हैं। इसमें इसका अभियुक्त का नाम है विक्की। इनका क्रिमिनल इतिहास जाना जा रहा है और ये सराहनीय कार्य हमारे लक्सर थाना पुलिस ने कर रखा है, जिसमें 3 अभियुक्त 3 मुकदमों में हमारे बुक हुए हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। ये आयोजन मुख्य सेवक का भंडारा को लेकर किया गया है, जिसमें बताया गया है कि उत्तराखंड में बाबा केदारनाथ डोली यात्रा के साथ आयोजित किए जाने वाला एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। यह भंडारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पहल पर शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य केदारनाथ यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं और सेवादारों को भोजन और अन्य सुविधाएं आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध प्रदान कराना है। मुख्य सेवक के भंडारे की कई प्रकार की व्यवस्था करता है, जिसमें भोजन व्यवस्था भंडार में श्रद्धालुओं और सेवादारों के लिए भोजन की व्यवस्था की जाती है। सेवादार भंडारे के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस भंडारे की शुरुआत की थी। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।